हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। अभी हम देखने वाले हैं रेट कांस्टेंट के बारे में, उसकी यूनिट्स क्या होगी। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेट का यूनिट हमेशा एक ही होता है, राइट। जो रेट है रिएक्शन का, उसका यूनिट आपको पता है। रेट इज व्हाट इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, या कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम अगर हम यूनिट निकालेंगे तो। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर और टाइम सेकंड में है, तो जो रेट का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमेशा रेट का यूनिट यही होता है, ये एक फैक्ट है। बट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में भी पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट का यूनिट हमेशा यही होगा, राइट। और अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो ऑर्डर की रिएक्शंस हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा, रेट इज इक्वल टू के विच इज अ रेट कांस्टेंट, और जो कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स हैं रिएक्टेंट की उसकी पावर जीरो आएगी। मतलब ये सीधा सीधा क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के हो गया। तो हम निकालने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पर आप देखिए के इज इक्वल टू सीधा सीधा रेट आ गया, के इज इक्वल टू रेट। तो इसका क्या मतलब है, जो रेट का यूनिट होगा वही के का भी यूनिट होगा। और ध्यान रखिए दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली। अगर हम रिएक्शन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो रेट कुछ और हो जाएगा, सॉरी यूनिट कुछ और हो जाएगा रेट कांस्टेंट का। सो के इज इक्वल टू रेट, और रेट का यूनिट हमने अभी अभी देखा था। सो दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे तो आप देखिए सिंपल हमने क्या लिखना है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो लिखना है, राइट। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने जा रहे हैं, सो वी हैव टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेट इज इक्वल टू के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यहाँ पावर में 1 हो जाएगा बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से अगर आप k का एक्सप्रेशन निकालोगे, सो k इज व्हाट इट इज रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। अब आपको पता है जो रेट का यूनिट है वो हम निकाल चुके हैं पहले। सो इट इज व्हाट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और a जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसका यूनिट आपको पता ही है। सो इट इज मोल पर लीटर। तो आप देखेंगे मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है इट इज सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। आपने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कुछ और है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कुछ और है, राइट। तो कई बार हम केवल जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है उसके बेसिस पे ही हम क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आगे वाले आने वाले उसमें हम देखेंगे टॉपिक्स में। इसके बाद देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है सो वी कैन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू के ए पावर 2। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, रेट बाय ए पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ के अगर निकालना है तो यूनिट ऑफ रेट आपको पता है इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए का जो यूनिट है वो क्या है, ए का यूनिट क्या है, ए का यूनिट है मोल पर लीटर, तो इसकी पावर ट्वाइस, राइट। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे मोल पर लीटर कैंसिल होगा और एक मोल पर लीटर यहाँ रह जाएगा। उसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत आसान है, आप किसी भी रिएक्शन किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो बहुत आसान अभी हो गया। तो रेट इज इक्वल टू हमने क्या लिखना है,
के ए पावर 3, रेट इज इक्वल टू हमने लिखना है के ए पावर 3, तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, रेट बाय ए पावर 3। तो सिंपल वही चीज, रेट की यूनिट लिखिए दोबारा से, इट इज मोल पर लीटर, और ए की यूनिट लिखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, और ए की यूनिट है मोल पर लीटर पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा मोल पर लीटर, और ये रह जाएगा मोल लीटर पावर 2 मोल पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन है जनरल, nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए पावर n, रेट इज इक्वल टू के ए पावर n। तो यहाँ से k हो जाएगा रेट ए पावर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। ये हम nth ऑर्डर के लिए कह रहे हैं, और n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी रख सकते हैं। इवन आप फ्रैक्शन में रखना चाहो n की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेट कांस्टेंट का यूनिट में अगर आप निकालें हम लोग, तो रेट का यूनिट आपको पता है, इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, और a का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और पावर में n। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है, मोल पर लीटर पावर 1 में ऐसा लिख सकता हूं, और अलग से सेकेंड -1, और यहाँ क्या है, मोल पर लीटर पावर n, यही तो है। तो यहाँ भी मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर कितनी बच जाएगी, 1 - n। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो ये किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। अब आपको याद भी कुछ नहीं करना है, और किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने निकाला है फॉर nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला है, k का जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये चाहो तो आप याद भी रख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर n इक्वल टू 0 हम रखेंगे, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, तो k का जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 ही रहेगा सेकेंड इनवर्स। यही हमने निकाला था पहले। अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ n इक्वल टू 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, सॉरी यहाँ पावर में 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता है। तो k इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ऐसे अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, यहाँ मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 2 के लिए मैं निकालूँ, तो k क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल पर लीटर पावर 1 - 2 मतलब -1 सेकेंड इनवर्स। तो यह हो जाएगा मोल पर लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो यह हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यही हमने निकाला था पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऐसे आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वो उस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखा है अभी तक, वो लिखा है मोल पर लीटर, मतलब द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एक्वस मीडियम, राइट। अगर गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो जाता है पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो जाता है पार्शियल प्रेशर, और प्रेशर की कोई भी यूनिट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इन द गैसियस फेज। तो n की जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है, अगर वो हमने रखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा atm पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। आप चाहो तो इसको बार भी ले सकते हो, राइट, 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो इतना ध्यान रखना है कि गैसियस मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है, सो द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
तो अभी तक हमने बात की डिटेल में अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में बात की। इसके बाद इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ठीक होगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस B गिविंग U C, राइट। तो रिएक्शन कैसे होता है, कॉलिजन थ्योरी हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। जब A और B के बीच में कॉलिजन होगा, मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड बनेंगे, नया बॉन्ड बनेगा, तो ये नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। सिंपल इतना समझ लीजिए कि रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन होना जरूरी है रिएक्टिंग स्पेसीज में, ठीक होगा। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। मान लीजिए यहाँ पर A और B दो हैं, तो ये दोनों एक साथ कोलाइड करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। अगर यह हमारे पास है A प्लस B प्लस C गिविंग यू D, तो A, B और C को एक ही टाइम पर क्या करना है, कोलाइड करना है। साइमल्टेनियस का मतलब है तीनों एक साथ एक ही टाइम में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि A और B पहले कोलाइड कर रहे हैं और C बाद में कोलाइड कर रहा है, नहीं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस कॉलिजन की। तो उस साइमल्टेनियस कॉलिजन में कितने स्पेसीज इन्वॉल्व हैं, दिस में बी एटम्स, दिस में बी मॉलिक्यूल्स, दिस में बी आयंस, तो उस नंबर को ही हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी कहेंगे, राइट। इसको हम और डिटेल में समझेंगे अभी। तो फिलहाल डेफिनेशन से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, तो हमने सिंपल कह देना है द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस collision between the reacting species, that may be molecule, that may be atoms, that may be ions। For example, अब आप देखिए H2O2 changing into H2O plus half O2। अब यहाँ पर देखिए कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, केवल एक ही H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो थियोरेटिकली हम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितना कह लेते हैं, 1। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है 1 इज द मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ देखिए 2HI गिविंग यू H2 प्लस I2। तो यहाँ पर आप देखिए 2, तो आपको हो गया ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आगे आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम ऐसा समझते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को हम जस्ट रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के बता सकते हैं कई सारे केसेस में, जैसा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में देखा था, राइट। तो तीसरा एग्जांपल देखिए 2NO प्लस O2 गिविंग यू 2NO2। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, यहाँ 2 मॉलिक्यूल इसके इन्वॉल्व हैं, 1 मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है, तो यह है ट्राई-मॉलिक्यूलर। So again molecularity may be 1, 2, 3 and so on, but ठीक है, आगे हम देखेंगे। सिमिलरली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 4 या मोर हो सकती है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, सही है नहीं है ये हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द मॉलिक्यूलैरिटी मे बी 4 और मोर, बट ये पाया गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलैरिटी 3 और मोर आर अनकॉमन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 या 3 से ज़्यादा 4, 5 है, वो जनरली नहीं देखने को मिलती हैं। मतलब ज़्यादातर जो कॉमन रिएक्शन है हमें 1 मॉलिक्यूलैरिटी, 2 मॉलिक्यूलैरिटी या रेयरली 3 मॉलिक्यूलैरिटी वाला मिलता है। इससे ऊपर क्या नहीं है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, ये नहीं मिलती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कोई रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 4 है, राइट। 4 मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है
कि 4 रिएक्टिंग स्पेसीज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको एक साथ एक ही टाइम में कॉलिजन करना पड़ेगा। वही तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन है। और चारों मॉलिक्यूल का, ये चारों एटम्स का, ये चारों आयंस का एक साथ एक टाइम में कॉलिजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा रैंडम होती है, राइट, बहुत ज़्यादा रैंडम होती है, ठीक है, मतलब अरेंज्ड नहीं है, वेल अरेंज्ड नहीं है। तो ए और बी पहले कॉलिजन कर सकते हैं, सी और डी बाद में कर सकते हैं, बी और सी पहले कर सकते हैं, ए और डी बाद में कर सकते हैं, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डरनेस वैसे भी यूनिवर्स में नहीं होती है, या जो भी सिस्टम्स होते हैं उनमें हमको देखने को नहीं मिलता है। तो 4 मॉलिक्यूलरिटी होना पॉसिबल नहीं है जनरली। क्यों? क्योंकि चारों एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक साथ कोलाइड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक होगा, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए। एक आयनिक रिएक्शन आपके सामने दिखाया गया है, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। ये एक आयनिक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका जो प्रोडक्ट है वो है 3Br2 प्लस 3H2। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर आप रिएक्शन के बेसिस पे, स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे, सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? इट इज 5, यहां दिख रहा है आपको, 1 यहां दिख रहा है और 6 यहां दिख रहा है। ठीक है, तो थियोरेटिकली अगर आप मॉलिक्यूलरिटी निकालना चाहेंगे, सो द मॉलिक्यूलरिटी विल बी 5 + 1 + 6 एंड इट इज गिविंग यू 12। तो 12 मॉलिक्यूलरिटी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल to have simultaneous collision of 12 reacting species। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 12 की 12 रिएक्टिंग स्पेसीज एक साथ एक ही टाइम में कॉलिजन करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑर्डरनेस नहीं होती है सिस्टम में। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये मॉलिक्यूलरिटी इम्पॉसिबल है, रिएक्शन इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। रिएक्शन तो हो ही रहा है, जो रिएक्शन लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट मॉलिक्यूलरिटी हमने क्या निकाला है? गलत निकाला है। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी निकालने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, केवल आप हर बार रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री देख के मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते हैं, जैसा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में देखा था। तो रिएक्शन तो बहुत आसानी से हो रहा है, बट मॉलिक्यूलरिटी 12 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 12 स्पेसीज हैं, इनमें साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं हो रहा है, बट एक के बाद एक तो हो ही सकता है, राइट। एक के बाद तो एक हो ही सकता है, मतलब हो सकता है कि one Br और BrO3 नेगेटिव और 1 Br नेगेटिव पहले कोलाइड कर जाएं और बाकी के साथ ये बाद में कोलाइड करें। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव 12 रिएक्टिंग स्पेसीज टू हैव साइमल्टेनियस कोलिजन, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या होता है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन के लिए, वो कुछ इस तरीके का है, K × Br नेगेटिव × BrO3 नेगेटिव × H पॉजिटिव, किसी एक का पावर 2 है, H पॉजिटिव पावर 2। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 = 4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी तो अगर हम थियोरेटिकली देख रहे थे वो तो 12 आ रही थी, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर आप ऑर्डर निकालेंगे तो वो है 4। ठीक है, तो काफ़ी कम है। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है। एक स्टेप में होने का मतलब होता कि जो 12 रिएक्टिंग स्पेसीज हैं वो सब एक साथ कोलाइड करते, जो 12 रिएक्टिंग स्पेसीज हैं वो सब एक साथ कोलाइड करते, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंपल रिएक्शन। ठीक होगा, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है, मतलब सारे के सारे कोलिजन एक स्टेप में नहीं हो रहे हैं, एक मोमेंट पे नहीं हो रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स में हो रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन हम ऊपर बात कर रहे थे, एक्चुअली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बड़ा ध्यान से समझिए किसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं।
सीधी सीधी बात है, ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप्स में होती है, अ रिएक्शन विच अकर्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो निकालते हैं फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहले तो उसका डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन है कि ऐसी रिएक्शन जो कई सारे स्टेप्स में हो रही है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कई सारे स्टेप्स में होने के बाद भी जो अलग अलग स्टेप्स हैं सब तो एक ही स्पीड से नहीं होंगे, मतलब सबका रेट एक जैसा नहीं होगा। तो जिसका रेट सबसे कम है, जो सबसे स्लो स्पीड से हो रही है, उसी से हमको मिलता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। और उससे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलता है तो उसी से क्या निकलेगा दोस्तों? ऑर्डर निकलेगा। और डिटेल में हम इसको समझेंगे। सो अ रिएक्शन विच अकर्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड द स्टेप्स विच कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री प्रोसेस। तो दो चीजें हमने यहां पर देखी, एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक क्या है? एलिमेंट्री प्रोसेस, राइट। तो हमने क्या कहा? कोई रिएक्शन, मान लीजिए ए चेंज हो रहा है बी में, ये एक रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं है ये एक स्टेप में हो। मान लीजिए ए पहले A1 में चेंज होता है, फिर A1 A2 में चेंज होता है, फिर A2 A3 में चेंज होता है, और फाइनली A3 B में चेंज होता है। तो ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये जो अलग अलग स्टेप्स हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट? द एलिमेंट्री प्रोसेसेस। ये क्या है दोस्तों? एलिमेंट्री प्रोसेस है। अब इन एलिमेंट्री प्रोसेस में भी कोई किसी प्रोसेस का स्पीड ज़्यादा होगा, किसी प्रोसेस का स्पीड कम होगा। तो इनमें से इन चारों स्टेप्स में जो स्लोवेस्ट होगा उसी से हमें क्या पता चलता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चलता है। और उसी से हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन which takes place in a number of steps, and the individual steps are called elementary process, right? और उन एलिमेंट्री प्रोसेस में भी जो सबसे स्लो है उसी से हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन मिलता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, वही स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब वही बताता है कि रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा या कम होगा। एक और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जिसमें साइकिल प्रोड्यूस हो रही है, बाइसिकल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और आप लोगों ने साइकिल चलाई है या देखी होगी। तो साइकिल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, राइट? साइकिल में कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अपना समझने के लिए कि 4 पार्ट्स हैं और ये चारों पार्ट अलग अलग सेक्शन में बन रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है। 4 टाइप के पार्ट हैं और ये चारों पार्ट अलग अलग सेक्शन में बन रहे हैं फैक्ट्री में। जब चारों पार्ट को हम जोड़ देंगे तभी क्या बनेगा? पूरा साइकिल बनेगा। तो मान लीजिए जो सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, 4 सेक्शन में 4 पार्ट बन रहे हैं। तो जो सेक्शन ए है वो दिन के मान लीजिए 1000 पार्ट बनाता है। जो सेक्शन बी है वो दिन के 800 पार्ट बनाता है, 800 है, राइट। जो सेक्शन बी है वो दिन के 800 पार्ट बनाता है। जो सेक्शन सी है वो दिन के 500 पार्ट बनाता है। और जो सेक्शन डी है वो दिन के 200 पार्ट्स बनाता है। इसमें कितने भी लेबर इन्वॉल्व हो सकते हैं वो अलग बात है। तो जो सेक्शन ए है वो 1000 पार्ट्स डेली बना रहा है। और जब आप इन सारे पार्ट को जोड़ दोगे, मतलब सेक्शन ए से एक पार्ट मिलेगा, सेक्शन बी से एक पार्ट मिलेगा, सेक्शन सी से एक पार्ट मिलेगा, सेक्शन डी से एक पार्ट मिलेगा, तब जाके एक साइकिल बनेगी, ठीक होगा। अब आप देखिए ये पूरा एक दिन में है। अगर मैं आपको कहूं कि कितनी साइकिल एक दिन की यहाँ प्रोड्यूस हो सकती है और किसी भी एक पार्ट के बिना तो साइकिल पूरी नहीं है, तो क्या यहाँ पर 1000 पार्ट डेली बन पाएंगे? नहीं,
क्योंकि सबसे स्लो स्टेप देखिए ये तो 200 है, ठीक है। तो जब यहाँ से भी पूरे पार्ट मिलेंगे तभी तो साइकिल पूरा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन के हमारे पास 200 साइकिल ही प्रोड्यूस होंगे। ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। अगर मैं इस 1000 का बढ़ा के स्पीड 10,000 भी कर दूं तब भी साइकिल पूरा नहीं बनेगा। ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है इस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं इसको 200 से 400 कर दूं अभी, तो अभी साइकिल का प्रोडक्शन पर डे कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट आर द एलिमेंट्री प्रोसेस एंड हाउ द रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक हो जाएगा। सो इसका क्या मतलब है, जो मॉलिक्यूलरिटी है it is defined only for the elementary reaction and it has no meaning for the complex reaction। अब हमने क्या कहा, एक बात और समझ लीजिए कि ओवरऑल रिएक्शन अगर है तो उसके लिए तो मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनके लिए। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया A इज चेंजिंग इनटू B, और ये कई सारे स्टेप्स के जरिए हो रहा है, राइट। ये कई सारे स्टेप्स के जरिए हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो इसके लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल किसके लिए डिफाइन है, जो सिंगल स्टेप्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं उस स्टेप में एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टिंग स्पेसीज हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, नो डाउट। मतलब किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर एक एक स्पेसीज दिखाया है, बट मॉलिक्यूलरिटी केवल किसके लिए डिफाइन है, जो एलिमेंट्री प्रोसेस है उसी के लिए है, क्योंकि वो एक स्टेप में हो रही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेप में हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था ये, तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ से अगर हमने मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करने का कोशिश किया तो वो 12 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये हमें कहाँ से मिला है, किसी एलिमेंट्री प्रोसेस से मिला है। उसी एलिमेंट्री प्रोसेस से हम के लिए क्या होगा, जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो डिफाइंड होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, सिंपल। तो हम ये कंक्लूड करते हैं आज के लिए कि जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक होगा। तो हमने इस वाले वीडियो में देखा व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज एलिमेंट्री प्रोसेस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जनरल रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फिर हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने निकाला, अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है, अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, इट इज मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, और अगर गैसियस मीडियम में हो रहा है तो एटमॉस्फेयर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।